सामने वाले हमारे घर से आने वाली आवाजें सुना करती थी। आंटी एवलिन का मुंह पर चिल्लाना, मेरा पलटकर जवाब देना और पीछे जोर जोर से चलता हुआ टीवी। लेकिन आंटी एवलिन की डांट उसके अपने घर की डरावनी चीख पुकार से बिल्कुल अलग थी। लेरा हमेशा सामने वाले घर के उस मोटे बच्चे को देखती थी जिसे उसका पापा इतना बड़ा हो जाने के बाद भी अपनी पीठ पर बैठा कर घर लाते थे। गर्मियों में उसकी मम्मी उसके लिए वाटरमेलन खरीदती थी और सर्दियों में रोस्टेड स्वीट पोटैटोज। वह उसे डांटती भी रहती थी, लेकिन फिर भी जो वह चाहता था वही खरीद कर देती थी। स्कूल में भी उसके ढेर सारे दोस्त थे, हर कोई उसे पसंद करता था। सच कहें तो लिरा भी उसे पसंद करती थी। उसे याद था कि जब वे दोनों बहुत छोटे थे तब उसने उसके साथ कैंडी बांटी थी और उसका हाथ पकड़कर बर्फ में खेलने भी गया था। लेकिन बाद में जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, सब कुछ बदल गया। वह जो नालियों में रहने वाले एक गंदे कीड़े जैसी जिंदगी जी रही थी, अचानक दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में रहने लगे। वह लड़का इतना ज्यादा खुश था, इतना खुश कि सिर्फ उसे देखकर ही लायरा के दिल में गर्माहट महसूस होती थी। वह खुद को रोक नहीं पाती थी और मन ही मन सोचती थी, काश वह भी उनके परिवार का हिस्सा बन पाती। उसने अपने सबसे पागलपन भरे सपनों में भी कभी नहीं सोचा था कि एक दिन सचमुच उसे उनके घर लाया जाएगा। यह सोचते हुए लायरा ने मेरी तरफ देखा और अंधेरे में धीरे से फुसफुसाई, ब्रदर। उसने अपने छोटे से घावों के निशानों से भरे हुए हाथ की उंगली आगे बढ़ाई। वह मेरे गोल मटोल गोरे गाल को छूना चाहती थी, लेकिन फिर शायद उसे याद आ गया कि वह खुद कितनी गंदी थी। उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। आखिर में उसने सिर्फ मेरी शर्ट के ऊपर से मेरे मुलायम पेट को हल्के से उंगली से छुआ। उस नरम स्क्वीजी एहसास ने पहली बार उसके चेहरे पर एक सच्ची मासूम बच्चों जैसी मुस्कान ला दी। फिर जैसे ही वह दोबारा लेटने वाली थी, मैं अचानक नींद में पलट गया। मेरे दोनों हाथ और पैर सीधे उसके ऊपर आ गिरे और लायरा पूरी तरह मेरे नीचे दब गई। मैं उस उम्र में सचमुच एक भारी भरकम बटबॉल था। मेरे शरीर का वजन कोई मजाक नहीं था। लायरा के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उसकी पीठ के घाव दबाव पड़ने से दर्द से चीख रहे थे, लेकिन उसने जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि अगर वह थोड़ी सी भी हिली तो मेरी नींद खुल जाएगी। जब लायरा का चेहरा सांस रोकते रोकते पूरी तरह लाल पड़ने लगा, तभी नींद में सोए हुए मैंने अचानक उसे अपनी दोनों बाहों में कसकर भर लिया। मैंने उसे ऐसे जकड़ लिया जैसे कोई बहुत आरामदायक बड़ा बॉडी पिलो हो। लेरा पूरी तरह हैरान रह गई। आखिरी बार किसी ने उसे इस तरह सोते समय गले लगाया था जब उसकी माँ अभी भी उसके साथ थी। धीरे धीरे उसने अपना छोटा सा सिर मेरे सीने पर टिका दिया। अपने दिल में उसने धीरे से फुसफुसाया, गुड नाइट ब्रदर। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी माँ जो कहानी उसे सुनाया करती थी, द लिटिल मैच गर्ल, वह सच हो गई हो। भले ही यह गर्माहट सिर्फ थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो, फिर भी वह इसे जितना हो सके उतना महसूस करना चाहती थी। अगली सुबह मेरी मम्मी ने जोर से मेरी पिछली तरफ थप्पड़ मारा और मैं झटके से जाग गया। केन, क्या तुम्हें मरने का शौक है? तुमने अपनी सिस्टर को पैनकेक बना दिया। मैंने घबरा कर आंखें खोली और देखा मेरी मम्मी बड़ी सावधानी से लायरा को अपनी बाहों में उठाए हुए थी। मैं अभी भी पूरी तरह कंफ्यूज्ड था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। तभी मैंने लायरा को बड़ी ईमानदारी से कहते सुना, इट्स ओके आंटी एवलिन। ब्रदर शायद बस इस बात की चिंता कर रहे थे कि मुझे ठंड न लग जाए। मेरे मुंह से तुरंत निकला, मैंने हैरानी से कहा, लेकिन अभी तो समर वेकेशन चल रही है। बाहर हर दिन लगभग 100 डिग्री तापमान रहता है। उसी पल मुझे पिछली रात की बात याद आई। ऐसा लग रहा था मानो मैं रात भर किसी बेहद आरामदायक बॉडी पिलो को गले लगाकर सोया था। मेरा चेहरा डर से बिगड़ गया। कहीं वो बॉडी पिलो लेरा तो नहीं थी? दरवाजे पर खड़े मेरे पापा ने आराम से कहा, लेरा के घाव चेक कर लो, कहीं रगड़ लगकर फिर से खुल तो नहीं गए। अब पूरी तरह कंफर्म हो गया, वो बॉडी पिलो सच में लेरा ही थी। मैंने देखा मेरी मम्मी उसकी शर्ट हल्का सा उठाकर उसकी पीठ के घाव देखने लगी, लेकिन उससे पहले उन्होंने मुझे ऐसी नजर से घूरा मानो अभी यही मेरी जान ले लेंगी। मुझे सच में ऐसा लगने लगा था कि जब से लायरा इस घर में आई है, इस परिवार में मेरी इंपॉर्टेंस सीधे जीरो पर आ गई है। फिर भी मैं भी झुककर उसकी पीठ देखने लगा। भगवान का शुक्र था, घाव ज्यादा नहीं रगड़े थे। मैंने राहत की सांस ली। फिर थोड़ा सख्त बनने की कोशिश करते हुए मैंने लायरा को डांटा, तुम्हें मुझे जगाना नहीं आता था या फिर मुझे धक्का देकर हटाना? लेकिन मेरी उम्मीद के बिल्कुल उलट उसने मुझे बहुत ही मीठी मुस्कान दी। फिर धीरे से बोली, लेकिन जब ब्रदर मुझे गले लगाकर सो रहे थे, मुझे पूरी रात एक भी नाइटमेयर नहीं आया। थैंक यू ब्रदर। ये सुनते ही मैं पूरी तरह जड़ हो गया। रुको एक मिनट, ये छोटी साइको बचपन में इतनी इलीगली अडोरेबल थी, यहाँ तक कि मेरे जैसा माचो आदमी भी इस क्यूटनेस का विरोध नहीं कर सकता था। आखिर ऐसी छोटी सिस्टर कौन नहीं चाहेगा? लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि आगे चलकर वह एक मॉन्स्टर बन गई? अगले दिन नाश्ते के बाद मेरी मम्मी और पापा लायरा को शॉपिंग कराने ले गए और मुझे घर पर छोड़ दिया गया ताकि मैं अपनी समर होमवर्क पूरी कर सकूं। दोपहर में जब तीनों वापस लौटे तो लेरा पूरी तरह नए कपड़ों में सजी हुई थी। उसके बाल भी अच्छे से ट्रिम किए गए थे।
वह भागकर मेरे पास आई और चुपके से मेरी हथेली में एक कैंडी रख दी। धीरे से फुसफुसाकर बोली, ब्रदर, मैंने ये आपके लिए सीक्रेटली बचा कर रखी है। आंटी एवलिन और बाकी किसी को पता नहीं है। इतना कहकर उसकी बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें बस मेरी तरफ उम्मीद से देखने लगी। उस छोटी लड़की की आंखों में भरी उम्मीद देखकर मैं अंदर ही अंदर पिघल गया। मैंने नजर उठाकर बेडरूम की तरफ देखा। मम्मी और पापा नए बंक बेड को असेंबल करने को लेकर आपस में चर्चा कर रहे थे। मैंने लायरा के हाथ से वह मिल्की कैंडी ली, रैपर खोला और बिना एक पल गंवाए सीधे कैंडी उसके ही मुंह में डाल दी। मैंने हल्की सी की आवाज निकाली। बच्चों को ऐसी चीजें खाना पसंद होता है। शायद कैंडी के रैपर की आवाज थोड़ी ज्यादा तेज थी। मेरी मम्मी ने तुरंत सिर घुमाकर मेरी तरफ घूरा। केन, फिर से चुपके से कैंडी खा रहे हो? क्या चाहते हो, तुम्हारे सारे दांत सड़कर गिर जाएं? इतना कहते ही वह डरावने अंदाज में मेरी तरफ बढ़ने लगी। लेकिन उसी पल लायरा तुरंत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, जैसे कोई ह्यूमन शील्ड हो। कैंडी मुंह में होने की वजह से उसकी आवाज थोड़ी अस्पष्ट थी। फिर भी उसने कहा, आंटी एवलिन, ब्रदर नहीं, मैंने खाई है। मेरी मम्मी वहीं रुक गई। वह सचमुच हैरान थी। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर साफ लिखा था, मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब कैंडी भी छोड़ दी। मैंने बेबसी से उनकी तरफ देखा। मुझे बस कैंडी पसंद नहीं है, अब मैं कोई टॉडलर नहीं हूँ। मेरे बगल में खड़ी लायरा ने बड़ी प्यारी तरह सिर हिलाया। ब्रदर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कैंडी नहीं खाई। ये सुनकर मैंने उस जरूरत से ज्यादा क्यूट फ्यूचर साइको की तरफ एक अजीब सी नजर से देखा। अगले कुछ दिन यही रूटीन चलता रहा। अब हम दोनों एक ही रूम में बंक बेड रूममेट्स बन चुके थे। मेरी मम्मी मुझे घर में बंद करके रखती थी ताकि मैं अपना होमवर्क पूरा करूं। इन दिनों जब हम दोनों घर पर अकेले होते, लायरा बिना एक भी सवाल किए मेरी हर बात मानती थी। अगर मम्मी घर लौटकर मेरा अधूरा होमवर्क देख लेती तो मुझे कोई बहाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि लायरा तुरंत मेरे सामने आ जाती और मेरी तरफ से बचाव करने लगती। उसकी पहली लाइन हमेशा यही होती, आंटी एवलिन, सारी गलती मेरी है। हर बार जब वह ऐसा कहती, मेरी मम्मी का दिल पिघल जाता। फिर वह उसे कैसे डांट सकती थी। लेकिन सच कहूं तो मुझे लगने लगा था कि इतनी छोटी उम्र में भी उसकी एक्टिंग, उसकी फेक इनोसेंस और लोगों को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी कुछ ज्यादा ही एडवांस्ड थी। मैं अभी पूरी तरह श्योर नहीं था, मुझे उसे और ऑब्जर्व करना था। लेकिन हर समय उसके साथ रहते रहते जब से मैं इस टाइमलाइन में वापस आया था, लिरा को लेकर जो PTSD जैसा डर मेरे अंदर था वह धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि वह सच में बहुत ज्यादा वेल बिहेव्ड थी। और ठीक है, थोड़ी सी क्यूट भी। पलक झपकते ही नया स्कूल सेमेस्टर शुरू हो गया। पहले दिन हमें स्कूल छोड़ने डैड गए। रास्ते भर उन्होंने मुझे बार बार समझाया, लिरा के घाव अभी अभी ठीक हुए हैं, ध्यान रखना, उसकी प्रोटेक्शन करना। लेकिन लिरा ने पूरी सीरियसनेस के साथ कहा, अंकल आर्थर, मैं ब्रदर की प्रोटेक्शन करूंगी। सच बताऊं, शुरू में मुझे लगा वह बस हमेशा की तरह गुड गर्ल बनने की कोशिश कर रही है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह यह बात पूरी तरह सीरियसली कह रही थी। जब दूसरे बच्चों से लड़ने की बात आती तो वह सचमुच ऐसी लड़की थी जो बिना सोचे सीधे ईंट उठाकर सामने वाले के सिर पर मार देती। लेकिन उसकी कहानी थोड़ी देर बाद आती है। जब हम अपनी नई क्लासरूम में पहुंचे तो हम ग्रेड 3 क्लास 1 में थे। हमारे एलिमेंट्री स्कूल में पहली क्लास से लेकर आखिर तक एक ही स्टूडेंट साथ पढ़ते थे। मैंने नोटिस किया कि लायरा, जो हमेशा मेरी परछाई बनकर चलती थी, स्कूल गेट के अंदर आते ही धीरे चलने लगी। उसने जानबूझकर अपने और मेरे बीच काफी दूरी बना ली। मैंने भी अपनी चाल धीमी कर दी, लेकिन वह फिर भी मेरे पास नहीं आई। मुझे लगभग समझ आ गया था कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। वह मुझसे दूरी बना रही थी ताकि उसकी बदनाम रेपुटेशन मुझ पर असर न डाले। इस तरह हम दोनों एक के बाद एक क्लासरूम में दाखिल हुए। मैं अभी अपनी सीट तक पहुंचा ही था कि तभी पास से घृणा से भरी एक आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। छोटे भिखारियों की जगह तो कूड़े के ढेर में होती है। सामने खड़ी लड़की ने लायरा का बिल्कुल नया बैकपैक जोर से उठाकर फर्श पर फेंक दिया। लिरा मेरी बगल वाली खाली सीट के पास खड़ी थी। उसका सिर झुका हुआ था, इसलिए उसके चेहरे का एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अनायास ही भौहें सिकोड़ बैठा। आज लिरा सच में बहुत सुंदर लग रही थी। उसने मेरी मम्मी द्वारा खरीदी हुई नई छोटी ड्रेस पहन रखी थी। उसके बाल भी बहुत साफ सुथरे तरीके से बंधे हुए थे। उसके नाजुक और खूबसूरत नैन नक्श उसे बिल्कुल पोर्सलेन डॉल जैसा बना रहे थे। फिर भी वे लोग उसे छोटी भिखारिन कह रहे थे। ये देखकर मेरे सीने में गुस्से की आग भड़क उठी। लायरा ने बाकी बच्चों की हंसी सुनी। उसने अपना बैकपैक देखा जो गंदे फर्श पर पड़ा था। वह नया बैकपैक गुलाबी रंग का था। उस पर एक छोटा सा कार्टून शीप बना हुआ था। जब उसने पहली बार उसे दुकान में देखा था तो उसे वह तुरंत पसंद आ गया था। लेकिन जब उसकी नजर प्राइस टैग पर गई, 56 बक्स, उसके लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। इसलिए जब वह मेरे साथ सुपरमार्केट गई थी तो उसने बस उसे कुछ बार देखा और फिर जबरदस्ती अपनी नजरें दूसरी तरफ मोड़ ली। लेकिन कल रात डिनर के बाद आंटी एवलिन उसे अपने साथ बाहर ले गई थी और जब वे वापस लौटी तो उनके हाथ में यही बैकपैक था। लायरा उसे अपने सबसे कीमती खजाने की तरह संभाल कर रखती थी और अब
किसी ने उसे उठाकर सीधे जमीन पर फेंक दिया था। हर कोई उसे गंदी कहता था। लायरा की आंखें लाल हो गईं। उसकी आंखों में एक पल के लिए बेहद खतरनाक क्रूरता चमकी। उसी समय एक गोरा सा गोल मटोल हाथ नीचे झुका। उसने बैकपैक उठाया और प्यार से उसकी धूल झाड़ दी। मैंने ब्रायनी की तरफ देखते हुए कहा, ब्रायनी, हद मत पार करो। ये बैकपैक बिल्कुल नया है और तुमने इसे फर्श पर फेंक दिया, और वैसे भी ये सीट खाली है। ब्रायनी ने शायद कभी नहीं सोचा था कि कोई लीरा का साथ देगा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या मतलब नया है? इसके पास इतने पैसे कहां से आए? इसने जरूर इसे चुराया होगा। मैंने पहले कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इस उम्र के बच्चे भी हैरान कर देने वाली हद तक निर्दयी हो सकते हैं। सिर्फ मुंह खोलकर 7 या 8 साल की एक बच्ची को चोर कह देना। मैंने ठंडे स्वर में कहा, चुप रहो, ये सब मेरे पेरेंट्स ने उसके लिए खरीदा है। ड्रेस भी, बैकपैक भी, शूज भी। कोई प्रॉब्लम है? मैं लायरा के सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने उसका बैकपैक उठाकर उस सीट पर रख दिया जहां वो बैठना चाहती थी। फिर धीरे से कहा, लायरा बैठ जाओ, यहाँ कोई नहीं बैठ रहा है। उस छोटी लड़की ने डरते डरते मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों के किनारे लाल हो चुके थे। मेरा दिल बुरी तरह कस गया। आखिर इतनी प्यारी बच्ची आगे चलकर मॉन्स्टर कैसे बन गई? उसे कितना दर्द, कितना अपमान और कितने ऐसे दिन सहने पड़े होंगे। बचपन से ही क्या उसके साथ ऐसे ही होता आया था? उसी समय एक सख्त आवाज क्लासरूम में गूंजी, यहाँ क्या हो रहा है? क्लास शुरू होने वाली है, सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। ये थे होमरूम टीचर मिस्टर ठंडर। टीचर की आवाज सुनते ही सारे बच्चे डरकर भागते हुए अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। लीरा ने मेरी तरफ देखा। मैं अब भी उसके बगल में एक लॉयल नाइट की तरह खड़ा था। जब वह बहुत छोटी थी तब उसके पास भी एक नाइट था। वह उसकी माँ थी, उसकी माँ की बाहें, उसकी माँ की प्रोटेक्शन। लेकिन फिर उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। उसने न जाने कितनी बार अपने मन में कल्पना की थी कि कोई आएगा और उसे बचाएगा, लेकिन उसकी कल्पना में उन लोगों का कभी चेहरा नहीं होता था। आज से पहले तक उनका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन आज के बाद था। वह चेहरा उसके ब्रदर का था। मैंने महसूस किया कि वह मुझे देख रही है। मैंने नीचे उसकी तरफ देखा और कहा, बैठ जाओ, रिलैक्स। इतना कहकर मैं अपनी सीट पर वापस आ गया। लायरा ने अपने होंठ भींचे और चुपके से बहुत छोटी सी मुस्कान दे दी। स्कूल में यह पहली बार था जब किसी ने उसके लिए खड़े होकर उसकी रक्षा की थी। स्कूल का पहला दिन ज्यादातर इंट्रोडक्शन जैसी बोरिंग बातों में ही निकल गया। वैसे भी पूरा दिन मुझे जबरदस्त नींद आ रही थी। सुबह वाली छोटी सी घटना के अलावा बाकी दिन बिना किसी ड्रामा के बीत गया। खैर, पूरी तरह नहीं, क्योंकि मैंने लायरा का साथ दिया था, इसलिए क्लास के कुछ बच्चों ने मुझे भी चुपचाप बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कुछ बच्चे, जैसे लायरा की डेस्कमेट, अब उससे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन लायरा बस ठंडे चेहरे के साथ सबको इग्नोर कर देती। हाँ, मेरे सामने वे बिल्कुल अलग इंसान बन जाती थी। नरम, शांत, आज्ञाकारी। मैं जो भी कहता उसके लिए वही कानून होता। साइकोलॉजिकली ये एहसास काफी अच्छा लगता था। फिर भी मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें स्कूल में कुछ दोस्त बनाने चाहिए। देखो, अब वे लोग तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। लीरा ने अपना बैकपैक पीठ पर लटकाए धीरे धीरे मेरे पीछे चलते हुए मोची मोची जैसी मुलायम आवाज में कहा, लेकिन उनमें से कुछ लोग पहले मुझे बुली करते थे। मैं अभी उसे जवाब देने ही वाला था कि अचानक कुछ लड़के न जाने कहां से आए और पीछे से मुझे जोर का धक्का दे दिया। मेरे मुंह से निकल गया, सन ऑफ अ बिस्किट। मैं सीधे गली एली के मुहाने पर जाकर बुरी तरह गिर पड़ा। घुटनों और हथेलियों में तेज जलन होने लगी। गिरते समय अच्छी खासी स्किन छिल गई थी। उन लड़कों में से एक घमंड से मुस्कुराते हुए बोला, लायरा के साथ घूमोगे तो यही होगा, तुम दोनों गंदे छोटे भिखारी हो। मैंने दांत भींच लिए। मैं उठकर उनसे लड़ने ही वाला था, लेकिन जैसे ही मैंने सिर उठाया मेरी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। लायरा उसके हाथ में न जाने कहां से मिली आधी ईंट थी। उसका टूटा हुआ नुकीला किनारा सीधे नीचे की तरफ था और अगले ही पल उसने पूरी ताकत से वह ईंट उस लड़के की टांग पर दे मारी। यह देखकर मैं घबरा कर तुरंत उठ खड़ा हुआ। मैंने पीछे से दौड़कर लायरा को कसकर पकड़ लिया, लेकिन ईंट फिर भी लड़के की टांग से टकरा गई। वह लड़का दर्द से चीख उठा और जोर जोर से रोने लगा। बाकी दो लड़के ये सब देखकर पूरी तरह जड़ हो गए। डर के मारे उनकी हिम्मत नहीं हुई कि जरा भी हिले। लायरा बहुत दुबली थी, मेरी पकड़ से वह निकल नहीं पा रही थी। तभी उसने अचानक अपने हाथ की ईंट पूरी ताकत से फेंक दी। धड़ाम! ईंट जाकर सीधे दूसरे लड़के के पैर पर लगी। वह भी तुरंत रोने लगा। मैंने लायरा को और कसकर पकड़ लिया और सख्त आवाज में कहा, लायरा, क्या तुम स्कूल से निकाले जाना चाहती हो? यह सुनते ही उसने छटपटाना बंद कर दिया। फिर मैं उन तीनों लड़कों की तरफ मुड़ा और जोर से गरजा, रोते रहो, मैं अभी टीचर्स के पास जाकर बता दूंगा कि तुम तीनों ने मिलकर मुझ पर हमला किया है। मेरी आवाज सुनते ही तीनों लड़के डर गए। उन्होंने तुरंत रोना रोक लिया। अब जब खतरा टल चुका था, मैंने अपनी बाहों में पकड़ी हुई लायरा की तरफ देखा। चेहरे पर सख्ती लाते हुए कहा, जब मैं तुम्हें छोड़ूं तो एक कदम भी नहीं चलोगी, वरना मैं मॉम से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। वह तुरंत बिल्कुल शांत हो गई, लेकिन उन लड़कों की तरफ उसकी नजर अब भी खतरनाक नफरत से भरी हुई थी। उन्होंने अभी अभी केन को बुली किया था, वह इसका बदला जरूर लेगी, अगर आज नहीं तो अगली बार। आखिरकार वे तीनों लड़के लाल आंखों के साथ वहां से भाग गए। मैं लायरा के सामने खड़ा हुआ ठंडे स्वर में पूछा,
पूछा, अगर मैं तुम्हें नहीं रोकता तो तुम क्या करने वाली थी? लायरा ने धीमी आवाज में कहा, उन्होंने आपको बुली किया। मैं कुछ कहने ही वाला था कि तभी मेरी नजर उसके हाथ पर गई। उसका हाथ हल्का हल्का कांप रहा था। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। उसकी हथेली पर एक गहरा कट लगा हुआ था। वहां से लगातार खून बह रहा था। मैं चौंक गया। तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है और तुमने एक शब्द भी नहीं कहा? मेरी आवाज थोड़ी सख्त हो गई। ये सुनते ही वह आदतन थोड़ा सहम गई, फिर धीरे से बोली, आई एम सॉरी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ चलाने लगा। मैंने सख्त लेकिन शांत आवाज में कहा, आज के बाद कभी किसी पर ईंट से हमला मत करना। अगर सच में उसे गंभीर चोट लग जाती तो क्या करती? स्कूल छोड़ देती? अगर उनके पेरेंट्स बुला लिए जाते तो? लेरा चुप रही। वह बस मेरा हाथ देखती रही जो उसका हाथ पकड़े हुए था। सच तो ये था, उसे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि उसे मेरे साथ इस तरह चलते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी बात सुनी? उसने तुरंत सिर हिलाया। हाँ ब्रदर। लेकिन मन ही मन उसने सोचा, उसे ईंट की जरूरत नहीं है। उसके पास और भी बहुत से हथियार हैं। बस से घर लौटने के बाद घर पर सिर्फ हम दोनों ही थे। मुझे उसकी चोट साफ करनी पड़ी। मैंने गंभीर लेकिन नरम आवाज में कहा, अब से इतनी इंपल्सिव मत बनो। सबसे पहले खुद की रक्षा करना सीखो। आज वे लोग डर गए थे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। तुम उनसे लड़ भी कैसे पाओगी? लायरा ने सिर उठाकर पूरी गंभीरता से मेरी तरफ देखा। अगर वे मुझे बुली करें तो कोई बात नहीं, मैं सह लूंगी, लेकिन उन्हें आपको बुली करने का हक नहीं है। उसने अपने बिना घायल हाथ से मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। ब्रदर, मैं आपकी रक्षा करूंगी। ये सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। मेरे दिल में एक गर्माहट सी फैल गई। मैंने मन ही मन कहा, लिटिल सिस्टर, मैं भी हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। उस सेमेस्टर में वह लायर की इमेज पूरी तरह बदलने लगी। हालांकि वह अब भी ठंडी और कम बोलने वाली थी, लेकिन धीरे धीरे उसके कुछ दोस्त बनने लगे, लड़कियां भी और कुछ छोटे लड़के भी। इस समय मैं अपनी डेस्क पर झुका बैठा था और पिछली जिंदगी वाली लायरा को याद कर रहा था। मेरी यादों वाली लायरा हमेशा चुप रहती थी, थोड़ी बिखरी हुई और हमेशा उदास दिखाई देती थी, लेकिन उसकी पढ़ाई हमेशा बेहतरीन थी। सोचने वाली बात थी, टीचर्स आमतौर पर अच्छे स्टूडेंट्स का थोड़ा साथ देते हैं, तो फिर उसे पूरी तरह अकेला क्यों छोड़ दिया गया? असल वजह उस समय शुरू हुई थी जब पहली क्लास में वैंस नशे में धुत होकर स्कूल आ गया था और वहां बहुत बड़ा हंगामा किया था। उस घटना के बाद स्कूल ने लगभग लायरा से किनारा कर लिया। हर कोई उस शराबी और खतरनाक वैंस से डरता था। बाद में कि लायरा मिडिल स्कूल तक भी नहीं पहुंच सकी। 6th ग्रेड शुरू होने से पहले वाली गर्मियों में उसे सिर से पैर तक खून से लथपथ हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया। उस समय बिल्कुल वही था जब मेरी मॉम उनके घर गई और उनके दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करने लगी। लोगों के बीच खबर थी कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वह जहां गई थी वहां उसकी लगभग पीट पीट कर जान ले ली गई थी। सच कहूं तो मुझे ठीक से याद भी नहीं था। और फिर वह ब्लाइंड डेट आई जहां मैं उससे दोबारा मिला। मुझे वह दिन आज भी बिल्कुल साफ याद है। ब्लाइंड डेट पर जो लायर आई थी, उसने जैसे ही कदम रखा उसी पल से उसने मेरा पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसके नए नक्श बेहद खूबसूरत थे। उसकी ठंडी खूबसूरत अपीयरेंस और उसकी शार्प एंगल्ड आई लाइनर वाली मेकअप उसे थोड़ा अनअप्रोचेबल बनाती थी, लेकिन उसकी वे बड़ी बड़ी आंखें, जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनमें गर्मजोशी और बिल्कुल शुद्ध मासूमियत भरी हुई थी। मैं एक सीधा सादा बिल्कुल इनोसेंट लड़का जो एक सफेद कागज की तरह बिल्कुल ब्लैंक था, उसी पल महसूस करने लगा कि मेरा दिल जोर जोर से उछल रहा है। और फिर जिस तरह उसने धीरे से बड़ी नरमी से मेरा नाम पुकारा, उस समय लायरा की मेरी यादें थोड़ी धुंधली थीं, लेकिन इतना साफ था कि सोशलाइजिंग में वह एक मास्टर थी। उसने बड़ी कैजुअली हमारे बचपन की कुछ बातें छेड़ दी और देखते ही देखते हमारे बीच की दूरी खत्म हो गई। मेरी सारी सावधानियां और डिफेंसेस उसी पल टूट गई। इसलिए जब उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसने कहा कि उसका टाइम ऑफ द मंथ उम्मीद से पहले आ गया है, फिर उसने बताया कि उसका अपार्टमेंट यहीं पास में है और मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे घर तक छोड़ सकता हूँ, तो मैं बस एक पल के लिए ही हिचकिचाया। खासकर इसलिए क्योंकि मैं पहले ही वह चैट लॉग देख चुका था जो उसने मेरी मॉम के साथ की थी। लेकिन उस समय मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह मुझे फंसाने की पूरी तैयारी करके आई थी। जिस पल मैंने वह खास स्पाइड वाटर एक ही सांस में पी लिया और बेहोश होने से ठीक पहले मेरे फोन पर मेरी मॉम का एक मैसेज आया। उस लड़की को काम से लौटते वक्त एक कार ने हल्का सा हिट कर दिया। वह आज नहीं आ पाएगी, ब्लाइंड डेट किसी और दिन रख लेते हैं। गुड न्यूज, कम से कम मुझे ये तो पता चल गया कि मेरे साथ खेल खेला जा रहा था। बैड न्यूज, अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन जब मेरी आंख खुली और मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी आधिकारिक तौर पर बर्बाद हो चुकी है, तभी मुझे समझ आया, शायद लायरा को जिसने वो नकली ड्रग्स बेची थी उसने उसी को स्कैम कर दिया था। फिर वह चुपचाप बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे मेरे चेहरे को सहलाने लगी। अचानक वह मुस्कुराई। उसने बेड साइड टेबल पर रखा फ्रूट नाइफ उठाया और बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के, अब जब भी मैं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचता हूँ कि जब हमें पकड़ा गया था तब शायद हम दोनों बिना कपड़ों के एक दूसरे से चिपके हुए थे और हमारी खबर लोकल इवनिंग न्यूज तक पहुंच गई थी, तो
तो मुझे आज भी बेहद गुस्सा आता है। कम से कम मेरे ऊपर कपड़े तो पहना देती। उसी समय मुझे अपने डेस्क पर किसी चीज को धीरे से रखे जाने की आवाज सुनाई दी। मैंने थोड़े चिड़चिड़े लहजे में पूछा, क्या कर रही हो? लायरा की आंखें हल्की सी बड़ी हो गईं। उसने मेरे डेस्क पर एक रेड बीन स्लशी रख दी। मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। तभी मेरी नजर उसके माथे और गर्दन पर गई। दोनों पसीने से भीगे हुए थे। उसका चेहरा भी पूरी तरह लाल हो रखा था। वह रेड बीन स्लशी स्कूल की कैफेटेरिया की सबसे फेमस समर लिमिटेड एडिशन थी। उसे खरीदने के लिए बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ता था और उसकी कीमत पूरे $3 थी। जहां तक मुझे याद था, मेरी मॉम हमें पूरे हफ्ते के लिए सिर्फ $5 अलाउंस देती थी और आज तो थर्सडे भी था। मेरे पैसे तो कई दिन पहले ही खत्म हो चुके थे। फिर भी लायरा ने मेरे लिए यह खरीद ली थी। उसने स्लशी को थोड़ा और मेरी तरफ सरकाया। उसकी आवाज बेहद धीमी और नरम थी। मैं गलत थी। मुझे तुम्हारी नींद डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए थी। मैंने लंबी सांस छोड़ी, फिर स्ट्रॉ उठाया, ढक्कन में छेद किया और स्लशी वापस उसकी तरफ बढ़ा दी। पी लो। लायरा एक पल के लिए बिल्कुल रुक गई, धीरे से फुसफुसाई, ये तो तुम्हारे लिए है। वो खुद के लिए तो इसे खरीदने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। जल्दी पियो वरना सब लोग देखने लगेंगे। मैंने उसकी तरफ देखते हुए भौहें सिकोट ली। सच कहूं, मेरा मन तो पूरा का पूरा उसे ही दे देने का था। लायरा ने स्ट्रॉ को देखा जो अब उसके होंठों के ठीक सामने था। उसने सावधानी से मेरी तरफ देखा। उसे पता था बाहर से मैं भले ही गुस्से वाला दिखता हूं, लेकिन मैं वास्तव में उससे नाराज बिल्कुल नहीं था। लेरा ने धीरे से पलकें झपकाई, फिर बहुत ही छोटी सी एसआई पी ली। अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। बहुत अच्छा है। मैंने उस शर्मीली प्यारी लायरा को देखा और मेरा दिल और भी भारी हो गया। और चाहिए, ये कहते हुए मैंने फिर से स्लशी उसकी तरफ बढ़ा दी, लेकिन उसी पल उसके चेहरे पर उदासी की एक झलक आ गई। घबरा कर वह हकलाते हुए बोली, मुझे माफ करना। क्या इसलिए क्योंकि मैंने इसमें से पी लिया? क्या तुम्हें लगता है मैं गंदी हूँ? मैंने बिल्कुल डेड पैन एक्सप्रेशन बनाए रखा, फिर स्लशी अपनी तरफ वापस खींची और उसी स्ट्रॉ से एक बड़ा सा घूंट पी लिया। थोड़े झुंझलाए हुए लहजे में मैंने कहा, बस भी करो, बैठ जाओ और चुपचाप रहो। जब लायरा ने देखा कि मुझे उसके उसी स्ट्रॉ से पीने में जरा भी घिन नहीं आई, तो उसका दिल खुशी से जैसे फट ही पड़ा। वह उस समय से भी ज्यादा खुश थी जब उसने अपने मन में वॉन्स को चाकू मारने की कल्पना की थी। कलिन बहुत अच्छा है। काश वह पूरी जिंदगी मेरे साथ ऐसे ही अच्छा व्यवहार करे। मैं भी उसका बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। कोई भी कालिन को परेशान नहीं करेगा और बिल्कुल कोई भी उसे मुझसे छीन कर नहीं ले जाएगा। स्कूल खुले हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। दोपहर को घर लौटते समय बस में मैंने लायरा से पूछा, क्या तुम्हारे डैड पहले भी कभी इतने लंबे समय तक घर नहीं लौटे? लगभग पूरे 2 महीने हो चुके थे, लेकिन वैंस का कोई नामो निशान नहीं था। कल रात ही मैंने अपने मॉम और डैड को आपस में धीरे धीरे बात करते सुना था। वे भी कह रहे थे कि यह बात बहुत अजीब है। लायरा ने धीरे से जवाब दिया, मुझे नहीं पता, वो एक बार पहले भी पूरे 3 महीने के लिए गायब हो गया था। इतना कहते कहते उसका हाथ अनजाने में अपने बैकपैक की पट्टी मरोड़ने लगा। उसी पल मुझे पछतावा हुआ। मुझे उससे इतना सीधा सवाल नहीं पूछना चाहिए था। लायरा के लिए वैंस किसी जीवित दुस्वप्न से कम नहीं था। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उसके हाथ पर रख दिया ताकि वह अपनी बैकपैक की पट्टी मरोड़ना बंद कर दे। कोई बात नहीं, अगर वह वापस आया तो मैं तुम्हें चुपचाप कहीं छिपा दूंगा। ये सुनकर लायरा बिल्कुल जम गई। उसे छिपा देगा? क्या किसी इंसान की पहली प्रतिक्रिया ये नहीं होनी चाहिए थी कि उसे नजरअंदाज करे और कहे कि अपने घर वापस जाओ? पूरी कॉलोनी में हर कोई वैंस से डरता था। जब वह पागल हो जाता था तो लोगों के घर के दरवाजे के सामने ही गंदगी कर देता था। लायरा को सच में लगता था कि वैंस को अब इंसान कहना भी सही नहीं होगा। वह एक जानवर था और जानवरों की जगह सिर्फ स्लॉटर हाउस होती है। ये सोचते ही उसकी आंखों में ठंडी चमक उभर आई। उनमें हल्की सी मर्डरस इंटेंट भी दिखाई दे रही थी, लेकिन जो हाथ उसके हाथ को थामे हुए था वह बहुत गर्म था और उस लड़के की आवाज भी उतनी ही गर्मजोशी से भरी हुई थी। मैंने हल्की सी सांस छोड़ी। असल में हमें इस समस्या को जड़ से खत्म करना होगा। बस अभी तक मुझे कोई फूल प्रूफ प्लान नहीं मिला है। फिलहाल हम बस उससे बचकर रहेंगे। मैं तुम्हें दोबारा चोट नहीं लगने दूंगा। लेकिन जैसे ही हम घर पहुंचे, हमें तुरंत पता चल गया कि वैंस इतने दिनों से वापस क्यों नहीं आया था। लायरा के घर के सामने एक औरत खड़ी थी, एक बेहद खूबसूरत औरत। उस औरत ने लायरा को देखते ही पुकारा, बेबी। लेकिन लायरा के चेहरे पर जरा भी भाव नहीं आए, बल्कि वह सहज ही मेरे पीछे आकर छिप गई। मैंने भी बिना सोचे समझे अपना हाथ फैलाकर उसे अपने पीछे ढक लिया। उस औरत का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके चेहरे पर साफ शर्मिंदगी दिखाई दे रही थी। फिर उसकी नजर मेरी तरफ गई। तुम कालिन हो, है ना? क्या तुम्हें मैं याद हूँ? मैं लायरा की माँ हूँ, आंटी सेलिना। मैंने मन ही मन सोचा, भला मुझे तुम्हारी याद क्यों होगी, लेकिन फिर भी मैंने विनम्रता से कहा, आंटी सेलिना। सेलिना ने राहत की सांस ली। फिर उसने दोबारा लायरा की तरफ देखा। लायरा, मॉमी तुमसे कुछ बात करना चाहती है। उसी समय मेरी मॉम काम से वापस लौटी। उनके हाथों में ग्रोसरी के बैग्स थे। उन्होंने हमें देखकर कहा, लायरा, कलिन, तुम दोनों हॉलवे में क्यों खड़े हो? अंदर जाओ, फ्रिज में वाटरमेलन रखा है। लेकिन अगले ही पल उनकी आवाज अचानक रुक गई।
गई। उन्होंने हैरानी से सेलेना को देखा। सेलेना, तुम वापस आ गई? आखिरकार। हम चारों हमारे अपार्टमेंट के अंदर बैठ गए। शुरू से लेकर आखिर तक लायरा ने सेलिना से एक भी शब्द नहीं कहा। जब सेलिना ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो लायरा तुरंत पीछे हट गई। सेलिना इतनी असहज हो गई कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। मेरी मॉम ने बस एक लंबी सांस ली। कालिन, लायरा को अपने कमरे में ले जाओ और होमवर्क करो। वाटरमेलन भी साथ ले जाना। कमरे में पहुंचने के बाद मैंने जानबूझकर दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया, फिर अपना कान दरवाजे से लगाकर पूरी तरह ईव्स ड्रॉपिंग करने लगा। मैं पूरी तन्मयता से उनकी बातें सुनने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास से एक बहुत धीमी आवाज आई। क्या तुम्हें सच में इतनी उत्सुकता है कि वे क्या बात कर रहे हैं? मैं जोर से उछल पड़ा। होली मैकरोनी! अंदर ही अंदर तो जैसे मुझे हार्ट अटैक आने वाला था। मैंने हाथ बढ़ाकर लायरा के मुलायम गोल मटोल गाल पकड़ ली। दोबारा मुझे ऐसे डराने की कोशिश करना, फिर देखना क्या होता है। लायरा ने बचने की कोशिश भी नहीं की। गाल दबे होने की वजह से उसकी आवाज थोड़ी अस्पष्ट थी। सॉरी। उसकी मासूम बड़ी बड़ी आंखों को देखकर मेरा सारा गुस्सा उसी पल गायब हो गया। मैंने धीरे से सांस छोड़ी। तुम्हें यह जानने की इच्छा नहीं है कि तुम्हारी मॉम क्या कह रही है? लायर ने बिल्कुल सपाट आवाज में कहा। जानकर क्या होगा, वैसे भी वह मुझे चाहती ही नहीं है। 1 साल से भी ज्यादा समय पहले जब सेलिना उसे छोड़कर चली गई थी, तब से वह एक बार भी वापस नहीं आई थी। उसे बहुत अच्छी तरह पता था कि वैंस कैसा मॉन्स्टर है। उसे यह भी पता था कि लायरा पर कैसी कैसी यातनाएं बीतती होंगी। फिर भी उसने अपना दिल कठोर कर लिया और अपनी बेटी को उसी नरक में छोड़ दिया। अब जब मैंने उसे इतनी आसानी से ये कहते सुना, वैसे भी वह मुझे नहीं चाहती, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुमने कोशिश ही नहीं की तो तुम्हें कैसे पता? हो सकता है इस बार वह तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हो। लेकिन लायरा ने बेहद गंभीर आवाज में कहा, ब्रदर, मैं पहले भी उसे ढूंढने गई थी। उसे एक बहुत अमीर बॉयफ्रेंड मिल गया था, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। शायद उसे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। उस आदमी ने भी मुझे देखा था। जब उसने देखा कि एक छोटी बच्ची का पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ है, तो वह थोड़ा हैरान हुआ। लेकिन मॉम ने उसी आदमी से कहा, ऐसे कूड़े कचरे की परवाह मत करो, शायद ये कोई स्कैम है। और फिर वह उसका हाथ पकड़कर वहां से चली गई। लायरा ने यह कहानी बहुत सामान्य तरीके से सुनाई, लेकिन मेरी पकड़ पेंसिल पर इतनी कस गई कि वह लगभग टूट ही गई। उस पल उसका दिल कितना टूटा होगा। अपनी ही माँ को ढूंढने जाने के लिए उसने कितनी हिम्मत जुटाई होगी, लेकिन बदले में उसे जो मिला वह शायद वैंस की मार से भी 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक था। धीरे से लायरा ने कहा, मुझे कभी कोई नहीं चाहेगा। उसकी लंबी आईलैशेस ने उसकी आंखों में छिपे तूफान को ढक रखा था। इस बार भी वह मुझे अपने साथ नहीं ले जाएगी। मैं तुरंत बोल पड़ा, बकवास। माय मॉम और डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वे तो चाहते हैं कि तुम सच में उनकी अपनी बायोलॉजिकल डॉटर होती। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। मेरा दिल दर्द से भर गया था। तुम अभी सिर्फ एक बच्ची हो, इतनी पेसिमिस्टिक मत बनो। बस तुम थोड़ी अनलकी रही हो। दूसरों की पूरी जिंदगी जितना दुख तुमने 8 साल की उम्र से पहले ही सह लिया है, लेकिन अब से तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी। अब तुम्हारे हिस्से में सिर्फ खुशियां आएंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? ये सुनकर लायरा ने अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। सच में? मैंने बिना झिझक मजबूती से सिर हिलाया। सच में। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, तो ब्रदर मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, है ना? उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और धीरे से मेरी शर्ट का किनारा पकड़ लिया। मुझे महसूस हुआ कि हमारी यह बातचीत थोड़ा खतरनाक मोड़ ले रही है, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि वह किसी भी पल रो पड़ेगी। इसलिए मैंने फिर से सिर हिला दिया। रिलैक्स, मैं हूं ना। सच कहूं, मुझे समझ ही नहीं आता, अगर मेरी इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी बेटी होती तो मैं उसे कभी अपने से दूर कैसे जाने देता? हाँ, उसका परिवार सचमुच पागलों का पूरा सर्कस था। दूसरी तरफ, जहां मैं उसे देख नहीं पा रहा था, लेरा के होंठों के कोने धीरे धीरे ऊपर उठ गए। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्मर्क आ गई। देखा, दयालु दिल वाले लोग सच में कितनी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। उसने मन ही मन सोचा, मैं ये पक्का कर दूंगी कि कालिन को मेरे अलावा कोई और कभी बेवकूफ न बना सके। उधर मैं अपने मन में कुछ और ही सोच रहा था। जितना ज्यादा मैं लायरा को समझ रहा था, उतना ही मुझे समझ आ रहा था कि पिछली जिंदगी में वह उस डरावने मॉन्स्टर में क्यों बदल गई थी। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था कि वह बड़ी होने तक जिंदा रह गई, और उससे भी बड़ा चमत्कार कि वह पूरी तरह टूट नहीं गई। इस जिंदगी में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे एक अच्छा इंसान बनाऊं। वह इतनी होशियार है, भविष्य में वह जरूर समाज के काम आएगी। जब मैं और लायरा कमरे से बाहर निकले, तब तक सेलिना जा चुकी थी। मेरी मॉम ने लायरा का हाथ पकड़ा हुआ था। उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। लेरा, आंटी को तुमसे एक बात कहनी है। तुम्हारे डैड ने मैनस्लेयर किया है। शायद उन्हें कई सालों की
की जेल होगी। ये सुनकर लेरा ने बस हल्का सा सिर हिलाया, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मेरी मॉम ने आगे कहा, अगर नियमों की बात करें तो तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना चाहिए, लेकिन तुम्हारी मॉम के लिए शायद ये थोड़ा इनकन्वीनियंट है, तो अब से क्या तुम आंटी एवलिन, अंकल आर्थर और केलिन के साथ रहोगी? मेरी मॉम के चेहरे पर लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर पहले ही सेलेना घुटनों के बल बैठकर रोते हुए उनसे विनती कर रही थी। उसने कहा था कि उसकी जल्द ही शादी होने वाली है और उसके फियांस को यह तक नहीं पता कि उसकी एक बेटी भी है। उसका कहना था कि वह मजबूर है। उस समय मेरी मॉम का चेहरा बिल्कुल ठंडा पड़ गया था, लेकिन शायद सेलिना समझ गई थी कि मेरी मॉम का दिल बहुत नरम है, इसलिए उसने धमकी दी, अगर एवलिन लायरा को अपने साथ नहीं रखेगी तो वह उसे कॉलोनी के किसी और पड़ोसी के घर छोड़ देगी। मेरी मॉम ने लायरा की तरफ देखा। इतनी प्यारी, इतनी आज्ञाकारी बच्ची, उसे पड़ोसियों के भरोसे छोड़ देना, ये तो बिल्कुल नामुमकिन था। उन्हें किसी पर भरोसा नहीं था। उन्होंने धीरे से कहा, लेरा, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें छोड़ा नहीं है, वह एक बैंक कार्ड छोड़ गई है। अब से हर महीने उसमें पैसे डालेगी। अगर तुम्हें कभी उसकी याद आए तो आंटी तुम्हारी उससे बात भी करवा देगी। लेकिन मेरी मॉम अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए कि लायरा ने बहुत धीरे से कहा, आंटी, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। वो सारे पैसे आप रख लीजिए, मुझे बस स्कूल जाना है और 2 वक्त खाना मिल जाए। मैं बहुत अच्छी बच्ची बनकर रहूंगी, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से मेरी मॉम की शर्ट का किनारा पकड़ लिया। आंटी प्लीज मुझे मत छोड़िए। और उसी पल मैंने अपनी मॉम को रोते हुए देखा। बस अब तो तय हो गया, भविष्य की यह छोटी सी साइको अब आधिकारिक तौर पर मेरी लिव इन सिस्टर बनने वाली थी। लेकिन सच कहूं, अंदर ही अंदर मैं थोड़ा खुश भी था। मैं दिल से यही चाहता था कि वैंस पूरी जिंदगी जेल में ही सड़ता रहे, ताकि इस बार लायरा आखिरकार एक सुरक्षित और सामान्य जिंदगी जी सके। और फिर उसी तरह लायरा हमेशा के लिए हमारे घर आकर रहने लगी। जहां तक वैंस को कितने साल की सजा हुई, उसकी सही जानकारी किसी के पास नहीं थी। सेलिना ने इस बारे में साफ साफ कुछ नहीं बताया। मेरी मॉम ने तो यहाँ तक अंदाजा लगाया कि सेलिना शुरू से ही लायरा की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती थी, लेकिन उसे इस बात का डर था कि कहीं कोई उसके खिलाफ चाइल्ड अबैंडनमेंट की रिपोर्ट न कर दे। वो बड़बड़ाते हुए बोली, लायरा की लाइफ फोर्स भी बिल्कुल वैंस जैसी जिद्दी है। इतनी छोटी बच्ची इतना सब सहने के बाद भी जिंदा कैसे बच गई? बेडरूम से मेरी मॉम की धीमी आवाज आ रही थी। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। दरवाजे के बाहर खड़ा मैं भी बिल्कुल वैसा ही गुस्सा महसूस कर रहा था। उस घर में कोई भी लायरा को जिंदा नहीं देखना चाहता था, यहाँ तक कि उसके अपने माँ बाप भी नहीं। मेरे अंदर घुटन, गुस्सा और बेबसी तीनों एक साथ उमड़ पड़े। अब मुझे साफ समझ आ गया था कि हमारे घर में लायरा हर समय इतनी सावधानी से वॉकिंग ऑन एगशेल्स की तरह क्यों रहती थी। उसकी हर हरकत के पीछे इतना दर्दनाक अतीत छिपा था। मैं धीरे धीरे कदम रखते हुए वापस अपने कमरे की तरफ गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा फर्श पर बिछी पैडेड मैट पर कोई बैठा हुआ था। मेरा दिल जोर से उछल पड़ा। होली मदर ऑफ पर्ल, मेरे मुंह से लगभग गाली निकल ही गई थी कि तभी उस छोटी सी परछाई ने मेरी तरफ मुड़कर धीरे से कहा, ब्रदर। मैंने राहत की लंबी सांस छोड़ी, धीरे धीरे उसके पास गया और धीमी आवाज में पूछा, तुम अभी तक सोई नहीं? लायरा ने सिर झुका लिया। मुझे नाइटमेयर आया था। मेरी आंख खुली तो आप कमरे में नहीं थे। उसकी छोटी सी आवाज कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी रो पड़ेगी। उसने आदतन अपना हाथ बढ़ाया और मेरी पजामा शर्ट का किनारा पकड़ लिया। कमरे की हल्की सी रोशनी में मैंने उसकी आंखों में चमकते आंसू देख लिए। क्या यह रोते रोते उठी थी? अभी कुछ देर पहले जो बातें मैंने सुनी थी उन्हें याद करके मैंने धीरे से सांस छोड़ी, फिर उसका छोटा सा हाथ पकड़ लिया। फर्श पर क्यों बैठी हो? उठो, सो जाओ। मैं तो बस पानी पीने बाहर गया था। लायरा मेरे साथ उठ तो गई, लेकिन उसने बिस्तर पर चढ़ने की जरा भी कोशिश नहीं की। वह बस वहीं खड़ी रही। मैंने उसे देखा, फिर कुछ पल चुप रहा। क्या तुम्हें अकेले सोने से डर लग रहा है? मैं अब कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा, लायरा ने बहुत धीमी आवाज में पूछा। क्या मैं फर्श पर अपना बिस्तर लगा सकती हूँ? मैं बस आपके थोड़ा और पास रहना चाहती हूँ। ऊपर अकेले सोने से डर लगता है? आप बहुत दूर लगते हो। ये अच्छा हुआ कि कमरे की लाइट बंद थी, वरना मैं उसके चेहरे पर छिपी हुई वह शुद्ध बेकाबू खुशी साफ देख लेता। असल में उसे सचमुच सपना आया था, लेकिन वह सपना यह था कि उसने चाकू से वैंस की जान ले ली। जब उसकी आंख खुली तो एक्साइटमेंट और एड्रेनलिन से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखें सचमुच चमक रही थी। जैसे ही उसने मेरे कदमों की आवाज सुनी, वह तुरंत बिस्तर से उतर आई। उसे अच्छी तरह पता था कि मेरा दिल बहुत नरम है, खासकर सेलिना ने उसके साथ जैसा व्यवहार किया था उसे जानने के बाद। लायरा को किसी की दया बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अगर उस पर तरस खाने वाला इंसान कालीन हो तो बात पूरी तरह अलग थी। मैं अंधेरे कमरे में उसके सामने खड़ा रहा। हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज गूंज
गूंज रही थी। आखिरकार मैं थोड़ा सा एक तरफ खिसक गया और उसके लिए जगह बना दी। सिर्फ आज की रात ऊपर आ जाओ। लायरा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। वह बिजली की रफ्तार से बिस्तर पर चढ़ गई, लेकिन उसने बहुत ही छोटी सी जगह घेर कर लेटना चुना। धीरे से बोली, ब्रदर, मैं सोते समय इधर उधर नहीं लुढ़कती। मैंने मन ही मन सोचा, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं लुढ़कता हूँ। हम दोनों साथ साथ लेट गए। अंधेरे में छत की तरफ देखते हुए मैं अचानक बोला, चलो मैं तुम्हें एक बेड टाइम स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है ब्रदर। एक समय की बात है, एक बूढ़ा आदमी था। उसके 12 बेटे थे। उनके नाम थे प्रॉस्पेरिटी, डेमोक्रेसी, सिविलिटी, हार्मनी। तभी एक हिचकिचाती हुई छोटी सी आवाज बीच में आ गई, ब्रदर, ये तो कोर सोशलिस्ट वैल्यूज है ना। मैं शर्म और झुंझलाहट से भर गया। चुप रहो, मैंने मन ही मन सोचा। आखिर एक 8 साल की बच्ची को यह सब कैसे पता है। फिर मैंने कहा, अच्छा तुम एक बार सुनाओ। आज से हर रात सोने से पहले इन्हें सुनाना होगा। लायरा ने आज्ञाकारी होकर कहना शुरू किया, कोर सोशलिस्ट वैल्यूज हैं। धीरे धीरे मुझे दोबारा नींद आ गई। युवा होने का यही तो फायदा है। सिर तकिए पर रखा और अगले ही पल गहरी नींद। जब लायरा ने देखा कि मैं पूरी तरह सो चुका हूं, तो उसने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। अंधेरे में उसे बस मेरे चेहरे की धुंधली सी परछाई दिखाई दे रही थी। वह मुस्कुराई और धीरे धीरे थोड़ा और मेरे करीब सरक आई। फिर मैंने नींद में ही करवट बदली और अनजाने में उसे अपनी बाहों में खींच लिया। तभी उसने संतुष्टि से अपनी आंखें बंद कर ली। मैं थोड़ा भारी था, लेकिन लायरा को पहली बार खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस हुआ। ऐसी सुरक्षा जो उसने 5 साल की उम्र के बाद कभी महसूस नहीं की थी। उस रात के बाद मैंने सचमुच अपने दिल से लायरा को स्वीकार कर लिया और मन ही मन कसम खाई कि मैं उसे सही रास्ते पर बड़ा करूंगा। आखिर वह अभी साइको नहीं बनी थी। मैं मरना नहीं चाहता था और नहीं चाहता था कि लेरा भी मेरे साथ उसी अंधेरे रास्ते पर चली जाए। कुछ समय बाद वैंस के केस का अंतिम फैसला भी आ गया, मैनस्लॉटर। उसे 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई। यानी अगले पूरे 7 साल तक लायरा पूरी तरह सुरक्षित रहने वाली थी। लेकिन कुछ समय बाद मेरी जिंदगी में एक नई और बेहद परेशान करने वाली समस्या आ गई। आखिर मेरी रूममेट को इतने नाइटमेयर्स क्यों आते हैं। हफ्ते में 2 या 3 बार वह बड़ी मासूमियत से मेरे बिस्तर के पास खड़ी मिलती और किसी चांटिंग मंक की तरह कोर सोशलिस्ट वैल्यूज दोहराती रहती। मैंने उसे घूरते हुए कहा, सीरियसली लायरा, अगर तुम्हें एक और नाइटमेयर आया तो मैं मॉम को बुलाकर तुम्हारे साथ सुला दूंगा। मेरा लहजा बिल्कुल भी नरम नहीं था। लायरा ने धीरे से पलकें झपकाईं। उसकी मुड़ी हुई लंबी आई लैशेज, उसकी साफ आंखें और उसका मासूम चेहरा उसे पूरी तरह इनोसेंट दिखा रहे थे। लेकिन अब मुझ पर उसका यह चेहरा बिल्कुल असर नहीं करता था, क्योंकि हर बार जब वह मेरे बिस्तर पर चढ़ती वह किसी फरिश्ते जैसी लगती थी। लेकिन अगली सुबह